दैनिक सवेरा के नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक माया नाज शख्सियत से करवाने जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि दीपक कंवल वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम से ताल्लुक़ रखते हैं और बॉलीवुड के मारूफ अभिनेता दिलीप कुमार के ये असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और 12 साल से ज़ायद का अरसा इन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ गुजारा है। इतना ही नहीं, वादी कश्मीर खासकर जम्मू कश्मीर के अदब के ताल्लुक से जब भी बात की जाएगी तो वो बात दीपक कंवल के नाम के बिना अधूरी रहेगी, क्योंकि दर्जन से ज़ायद किताबों के आप मुसन्निफ हैं, जिनमें इनकी कई नावलें और कई अफसानी भी मजमूए उर्दू में भी और कश्मीरी में भी आपको मिलेंगे। अलावा अजीम दीपक कंवल जी की ज़िंदगी के क्या बाकी जहतें हैं, इनसे ही बातचीत के दौरान हम जानेंगे। दीपक जी, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। कभी अगर ज़िंदगी में पुराने उस सफ़र के बारे में आपको जानने का मौका मिल रहा हो, किन किन पलों को सबसे ज़्यादा याद करते हैं आज आप? मुझे वो बचपन के दिन याद आते हैं, वो यार दोस्त याद आते हैं। मुझे याद है बख्शी साहब का दौर था, उन दिनों गांव में ट्रकें भेजा की जाती थी जो नमाजियों को ईदगाह तक ले आती थी। मेरे यार दोस्त सब निकले, मैं भी चप्पल, वो हवाई चप्पल पहन के, फ़रन पहन के उनके साथ निकला और सड़क पे पहुंचे जहां ट्रक खड़ी थी। ये तो सवार हो गए और मैं बड़ी मायूस निगाहों से उस ट्रक को देखता रहा। इतने में मेरा एक पड़ोसी था, वो मुझसे उम्र में बड़ा था, वो कूद के नीचे आ गया और मेरे पास आया और मुझसे पूछा, तुम भी आना चाहते हो? मैं बोला हाँ। तो मेरा हाथ पकड़ के मुझको उसने ट्रक में बिठा दिया और हम पहुंच गए ईदगाह। अब मामला ये था, मैंने कहा मैं क्या करूं? बोला जो सब करते हैं तुम भी वही करना। अब मैं देख रहा हूँ जब वो सलामी फेर रहे हैं मैं भी फेर रहा हूँ, सजदे में गिर रहे हैं मैं भी गिर रहा हूँ, हाथ बांध रहे हैं मैं भी बांध रहा हूँ, यानी जो वो करते रहे मैं करता रहा और उसके बाद नमाज पूरी हो गई। ये हमारा भाईचारा था, ये हमारा आपसी वो एक रिश्ता था, उसको बहुत याद किया मैंने। इस भाईचारे में सर एक अदबी शख्स का नमूदार हुआ। ये 60 और 70 के बीच की बात है। मुझे याद है कि जब 62 का चाइना का एग्रेशन हुआ तब मैं तब बडगाम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा था, तब मैंने एक नज़म लिखी थी। अब उसके बोल भी मुझे याद नहीं है, वो चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट में। तो अब ज़ाहिर अपने दोस्तों को भी सुनाऊंगा और उन्होंने, हमारे टीचर थे कश्मीरी के अकबर जयपुरी साहब। अच्छा। तो बात वहाँ तक पहुँच गई है। अब सालाना फंक्शन होने वाला था स्कूल का, तो उन्होंने बोला भाई आप नज़म पढ़ो। तो साहब जब पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ गया तो मुझे लगा कि मैं तो हवा में कहीं नाच रहा हूँ, न मेरी टांगें काम कर रही हैं, न मेरे हाथ काम करे, पूरा बदन कांप रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी हालत, वो पहला शो था, पहले वो घबराहट थी। खैर मैं स्टेज पे आ गया, मैंने कैसे वो नज़म सुनाई मुझे नहीं पता, और जब हाल पूरा गूंजा तालियों से, तब जाके मुझे लगा कि नहीं कुछ मैंने किया है। तो इस तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ। यहाँ से आपका मुंबई तक का सफ़र कैसे हुआ? वो 76 में पहली बार बम्बई गए, उस वक्त बम्बई थी, मुंबई नहीं थी, बम्बई थी। उसके बाद लोग मिलते गए, दोस्तियाँ होती गई, फिर मैं एक्टरों तक पहुंच गया। ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने कई लोगों की असिस्टेंट भी की वहाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के। अब मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मेरा घर बड़ा खुशहाल था, मेरे फादर बहुत बड़े जागीरदार थे अपने एरिया के। मुझे घर की कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं थी कि वो कमाना है उनको खिलाना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं 3 महीने रहता था बम्बई में और फिर मुझे कश्मीर की याद आती थी तो मैं चला आता था। उससे क्या है, वो सिलसिला टूटता गया, सिलसिले बने नहीं। या तो मुझे वहाँ टिक के बैठना था तो तभी मैं कामयाब होता। कभी किसी के साथ असिस्टेंट की, कभी किसी के 4 सीन लिखे, कभी उसके साथ ये किया वो किया, तो एक ठहराव नहीं था। सर स्टार्टिंग में बड़ा स्ट्रगलिंग का पीरियड रहता है जो भी मुंबई का सफ़र करता है। दिलीप कुमार तक आपकी रसाई शुरुआती दिनों में ही होगी कि आपको भी पहले स्ट्रगल का सामना रहा? मैंने बहुत स्ट्रगल की, आपको यकीन नहीं आएगा कि अब मुंबई का जो लिविंग सिस्टम है तो बहुत कॉस्टली है। अब किसी होटल में मैं रहूं तो हज़ारों रुपए मैं खर्च नहीं कर सकता। तो मैं जिस लॉज में ठहरा था उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। फिर जब भी मैं आता था मैं फ्री रहता था, एक खाना भी खिलाते थे मुझे, चाय भी पिलाते थे, वो फ्री में रखते भी थे। और वो कश्मीर मेरे घर में भी आया, ऐसा नहीं है, वो दोनों तरफ से चला और वो सालों मैं उसका फैज़ उठाता रहा। फिर जब 90 में माइग्रेशन हो गई, मेरे घर वाले आ गए, मैं तो बम्बई में ही था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब तो ये सोचा नहीं था कि ये पूरा मतलब आसमान हम पर टूटेगा, पूरी फैमिली यहाँ आएगी। रहने के वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं तो यार दोस्तों के साथ रहता था, उस हॉस्टल में रहता था, लॉज में रहता था, फ्री में रहता था।
अब वो घर के लिए मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी। अब घर लो वहाँ, पहले वहाँ पे डिपॉजिट देना पड़ता है, फिर उसका भाड़ा ज़्यादा होता है। खैर फिर बर्तन भांडे खरीदने, बिस्तर खरीदो, वो खरीदो, जो कुछ था वो उसमें लग गया। और तब मुझे, अच्छा मैं इनकी सिस्टर को पहले से जानता था, अख्तर बीबी के आसिफ की बेवा जो है, लावंड गार्ड की जो को प्रोड्यूसर थी, उनको मैं जानता था। तो जब हालात ऐसे हो गए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा दीदी मुझे चाहे मुंशी की क्लर्क की किसी की भी नौकरी मिले, मैं करने को तैयार हूँ। तो वो रो पड़ी, फूट फूट के रोई। रोना मुझे चाहिए था, रो रही थी वो। ये देखिए इंसान कैसे है, कितने अजीब इंसान है ये। उसने बोला दीपक मैंने तुम्हारा जलाल कश्मीर में देखा, ये क्या हो गया? कहता मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगी, मुझे खुदा से लड़ना पड़े लड़ूंगी जब तक तुम्हें नौकरी नहीं दिलाऊंगी। खैर साहब वो स्ट्रगल करती रही, मैं बैठा रहा। और फिर वो कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर के यहाँ मैं गया भी, बात नहीं भी। इतने में दिलीप साहब ने अनाउंस किया कालिंगा बना रहे हैं वो। तो अख्तर बीबी ने एक दिन कहा कि दीपक तुम बाहर क्यों काम करोगे जब घर की फिल्म शुरू हो रही है, तुम घर में ही काम करोगे। यहाँ से उन्होंने मुझे दिलीप कुमार साहब के साथ मिला दिया। फिर मैं उनका वो कहते ना वो जाने जिगर बन गया, वो नाक का बाल बन के रह गया मैं। वो फिर मेरे बिना वो एक मिनट रहते नहीं थे। और इन्हीं चीज़ों को आपने एक किताबी सूरत भी दी। क्या अनुमान था उस किताब का? उसका उन्होंने पब्लिशर ने रखा था दिलीप साहब। अच्छा। वो एक्चुअली मैंने वो यादू को कलमबंद करके वो उनको भेजा था। मुस्कुराहट है लाहौर में निकलता है, उसके एडिटर थे तौफील अख्तर, तो उनको भेजा मैंने। वो लोगों ने इतना, वो उनका पर्चा, वो फिल्मी पर्चा था, वो आर्ट पेपर में छपता था, 42 पेज का होता था। उसमें एक कस्तवार छपा, कस्तवार इतना छपा, लोग इतने बेताब हो गए क्योंकि पहली बार वो दिलीप कुमार को एज अ ह्यूमन बीइंग देख रहे थे, एज अ एक्टर नहीं। और मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है बैसट एक इंसान के। तो लोगों की मांग बढ़ गई, वो बढ़ गई। उसने बोला इसको किताबी सूरत में भी छापेंगे। फिर उन्होंने उसका टाइटल रखा दिलीप साहब, और वो लाहौर में हाथों हाथ बिक गई। और ये पहली किताब है जिसमें, फिल्मी किताब है जिसमें सारे अखबारात और मैगजीन में तबसरे छपे, और BBC उर्दू सर्विस पे इस पर रिव्यू हुआ कि वो किताब। और दिलीप साहब को कैसी लगी है? दिलीप साहब को दिखाई नहीं हमने, न कभी उनको दी। क्यों? उसमें बहुत सारी बातें थी, पर्सनल थी, सारा जी की भी थी, इसलिए उनको हवा भी नहीं लगने दी। और फिर वो उसमें चले गए अल्जमर में। तो फिर मतलब अच्छा, आपकी ज़िंदगी के आगे सफ़र के बारे में जानने से पहले मैं ज़िमनन आपसे पूछना चाहूँगा, 90 का दौर जो यहाँ पे चला, बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ा, जितने भी कश्मीर पंडित बरादरी यहाँ पे थी, क्या इसका असर आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ा? बहुत बुरा पड़ा। मेरा घर लुटा गया, जलाया गया, हमने कुछ नहीं निकाला था। 3 मंजिला मकान जिसमें 14 कमरे थे। चूँकि मैं बम्बई में था, मेरे बच्चे जब आ गए, वो रात को निकले हैं चोरों की तरह, हाथ में बैग लेके जिसमें 4 कपड़े थे, हवाई चप्पल पहन के जम्मू पहुँचे। जम्मू से वो बम्बई आ गए क्योंकि सारा कुछ तो धर्म भरम हो गया था, बैंक सिस्टम बंद हो गया था, जो कुछ था वो मेरा यहाँ था, कुछ नहीं था मेरे हाथ में, सब कुछ यहाँ जम्मू तारी हो गया था। वहाँ से मेरी शुरू दूसरी स्ट्रगल हो गई कि फैमिली को कैसे एडजस्ट करना है उनको। और सबसे दुखदाई बात जो है, मैंने फादर बहुत वेल बिल्ड थे, बहुत मतलब सेहतमंद थे, कभी उनको बीमारी नहीं होती थी, किसी किस्म का नशा नहीं करते थे वो, टाइम टू टाइम खाना, 2 वक्त चाय पीना, वो लिप्टन चाय तक नहीं पीते थे, वो सुबह कहवा शाम को नमकीन चाय, घर का दूध, वो आदमी जब दिल्ली आ गया, वो बर्फ़ की सिल कैसे होती है, वो कैसे गलती है, वैसे वो गलता गया। और वो दिन में सिर्फ कुर्सी लगा के फरीदाबाद में रुख उस कुर्सी का होता था कश्मीर की तरफ, सिर्फ रोते रहते थे। और जो कश्मीर में उनका दोस्त था, जान पहचान, उनको चिट्ठियाँ लिखते थे। मतलब उनकी रूह वहाँ थी, खाली जिस्म दिल्ली में था। और बार बार मुझसे पूछते थे कि हम कश्मीर कब चलेंगे। नहीं हुआ, नहीं आ सके। मौजूदा हालात जो बने हुए हैं या आज की जो मौजूदा सूरत हाल है, कैसे देखते हैं आप इसे? आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जो दहशत का माहौल था वो ख़त्म हुआ है। आज हम आज़ादी से फिर रहे हैं, जी रहे हैं, गा रहे हैं। मैं अपने अब एक झोंपड़ा बना दिया है, उसमें रहता हूँ, बेखौफ रहता हूँ। यानी कि अब आपको कश्मीर में किसी किस्म का डर वगैरह नहीं? कोई डर नहीं, वो डर सब निकल गया है। पहले भी नहीं था, पहले जब हालात यहाँ ख़राब थे, मैं तब भी बटमालू में रहा, एक मुस्लिम के यहाँ, बड़गाम में रहा, उमपोरा में रहा, नौगाम में रहा, और ज़मीरा शाही के यहाँ बरजुला में रहा, यहाँ डाउनटाउन में रहा। मेरा कोई डर नहीं था। अच्छा, जो नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को खतरा है, आप
कंटिन्यू यहाँ रह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कैसा है? देखिए, आम लोगों से कोई खतरा नहीं है। वो कुछ अनसर होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो अमन हो यहाँ, कुछ न कुछ तो वो टारगेट किलिंग करते हैं। मैं उसमें आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, हालांकि उनको भी शौक लगता है। जब कोई मारा जाता है वो भी रोते हैं, उनका दिल भी तड़पता है। अच्छा सर, अब आपकी अदबी ज़िंदगी पर दोबारा लौट आते हैं। आपके जितने भी नावल छप के सामने आए, जितने भी आपके अफसाने आए, उसमें कश्मीर की सकाफ़त, कश्मीर का तमद्दुन, कश्मीर की पिछड़े हुए वो लोग जैसे पहाड़ी गोजर, वो किरदार और वो टिपिकल कश्मीरी रहन सहन, वो सारी चीज़ें झलकती हैं। कुछ ख़ास वजह इस चीज़ की? एक तो आपने ज़ुबैर देखा होगा कि मेरी कहानी में ज़्यादातर बकरवाल और गुजर होते हैं। पता नहीं उनके साथ मेरी क्यों इतनी दिलचस्पी और लगाव है। असल में मैंने पहलगाम में ज़मीन खरीदी थी और मैं कभी कभी आड़ू जाता था, और मुझे इनका रहन सहन, इसका तर्ज ज़िंदगी, इनका वो जो जियाले ये हैं ना, और खान पान, वो ये सब बहुत पसंद है। और फिर उनकी भाषा जो है, एक्चुअली इसमें वो गुजराती की और दूसरी भाषाओं की मिलावट आमेजिश है, क्योंकि गुजराती में भी ऐसे ही बोलते हैं, और पता नहीं शायद वहीं से आए हैं, अपने साथ वो लाए, फिर मिक्सअप हो गई है ज़बान। तो ये इतनी मीठी ज़बान है, और मैंने उसके लिए फिर डिक्शनरी मंगाई गुजराती की, वो मेरे लैपटॉप में है। और मुझे जो कैरेक्टर है मैं उससे ही बुलवाता हूँ, वो किस भाषा में बोलेगा उससे ही बुलवाता हूँ। मैं कभी उसको अपनी भाषा ज़बान नहीं देता हूँ, वो जिस ज़बान में बोल रहा है वही कैरेक्टर वही बोलना चाहिए। और दूसरे कश्मीर तो मेरा लाशूर के साथ चलता है। मैं बम्बई में रहूं, कश्मीर में रहूं, कश्मीर तो साथ में चलता है, वो साए की तरह से मेरे साथ में। अच्छा, मैं बम्बिया माहौल में सालों रहा, 30 साल रहा, मतलब उससे पहले भी रहा। शायद ही 10-15 कहानियाँ मैंने उस माहौल में लिखी होगी, जबकि 250-300 कहानियाँ सिर्फ कश्मीर के पस मंज़र में लिखी है। अब आने वाले वक्त में, चूँकि जिस मंजिल पे आज आप खड़े हैं, हिंदो पाक या हर जगह आपके नाम पहुंच चुका है अदबी लिहाज से, आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं आपके, और कोई ऐसी चीज़ जिसका आप सोचते हैं कि ये होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक हो नहीं पाई? एक्चुअली मेरे पास 2 मजमूए रेडी हैं अफसाने, और एक नावल है अल्लाहू के फूल। ये जो संग्रामपुरा में वो कत्ल हुआ था ना, वो कत्ल आम हुआ था, वो 20-22 लोगों का, मैं वहाँ गया भी, लोगों से मिला भी, वो जगह भी देखी मैंने। वो एक नावल है, उसमें भी वही भाईचारा है, तो वो उसके इशात के इंतज़ार में हूँ। ये 2-3 चीज़ें हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ दुनिया से विदा होने से पहले वो चीज़ें बाहर आए। देखिए, दुआ कीजिए वो आ जाए। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और हमें पता है आपकी ज़िंदगी की इतनी जहतें हैं कि जितनी भी बात की जाए वो कम है, लेकिन फिर भी आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हम साथ बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। खुश रहो। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आप थे दीपक कंवल, जो जम्मू कश्मीर के मायानाज अदीब और फिक्शन निगार थे। कैमरामैन शुजा बकाल के साथ दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।